हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो यही आपके रक्त की परिभाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इट मीन्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और इसकी लगभग यानी इसकी मात्रा लगभग 4500 से 5500 ml मतलब मिलीलीटर होती है, जो एक सामान्य वयस्क के लिए है। यानी आपकी सेहत के हिसाब से और आपकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि इसे हमने दो भागों में बांटा है, एक प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। तो जितना भी ब्लड है उसका लगभग 55 से 60% प्लाज्मा होता है और 40 से 45% आपकी ब्लड कार्पसल्स होती हैं। इन्हें कुछ लोग ब्लड सेल्स भी कहते हैं, लेकिन ब्लड सेल्स कहना गलत है, क्योंकि सेल वो होती है जिसके अपने अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जबकि आरबीसी के अंदर तो केंद्रक भी नहीं होता, इसलिए आप इन्हें ब्लड कार्पसल्स ही कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं को फिर से दो भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिए कि ब्लड कार्पसल्स तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा देखते हैं कि प्लाज्मा कितने प्रकार का है या फिर उसमें कितने पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए यह 55 से 60% है और यह हल्के पीले रंग का द्रव होता है। तो यही प्लाज्मा की परिभाषा है कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है, अर्थात रक्त का वह भाग जो हल्के पीले रंग का द्रव है व जिसकी मात्रा 55 से 60% है, उसे आप प्लाज्मा कहते हैं। इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है, वाटर और उसमें घुले हुए यानी डिजॉल्व पदार्थ। तो इसकी मात्रा 10% होती है और ये आपका वाटर 90% है। घुले हुए पदार्थों को पुनः हमने कई भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल्स और विटामिन एक्सेट्रा पाए जाते हैं। प्रोटीन में एमिनो एसिड्स, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं। यहाँ आप याद रखेंगे कि जो हिपेरिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन रक्त के स्कंदन का कार्य करती है। या जब सेल जब ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में है तो ये उन्हें स्कंदन से यानी जमने से रोकती है, लेकिन जब ये ब्लड ब्लड वेसल से बाहर आता है तो यही उन्हें जमाने का काम करती है। और उसके बाद देख रहे हैं आप फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ही रक्त को जमाती हैं यानी उनका थक्का बनाने में सहायक होती हैं। अब आप एंजाइम देखिए कि प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्सिन एक्सेट्रा, यानी जितने भी एंजाइम हैं, ज़्यादातर एंजाइम अपने कार्यस्थल पर ब्लड के माध्यम से ही पहुंचते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं हार्मोन। तो हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, जनन हार्मोन, या इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा वगैरह, ये हार्मोन पाए जाते हैं। अब देखते हैं रक्षा करने वाले पदार्थ। तो लाइसोजाइम, आप जानते हैं कि ये पदार्थ हमारे आंसुओं में पाया जाता है, यानी मानव आंसू में टीयर में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है। इसके अलावा जितनी एंटीबॉडी होती है ब्लड में ही बनती है, और वो भी घुले हुए पदार्थों का एक भाग है। इसके बाद आप देखते हैं गैसें। तो गैसें तीन ही हैं, O2, CO2 और अमोनिया। लवण में आप देखें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट आदि। और लास्ट है उत्सर्जी पदार्थ। तो उस उत्सर्जी पदार्थों में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिस्टीन एक्सेट्रा पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये था रक्त के प्लाज्मा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड कार्पसल्स। तो आप देखिए ब्लड कार्पसल्स का सबसे पहला भाग था रेड ब्लड कार्पसल्स। इस अर्थात रेड रेड ब्लड कार्पसल्स अर्थात लाल दीर्घ कणिकाएं। तो लाल दीर्घ कणिकाओं को शॉर्ट में हम आरबीसी कहते हैं, तो वही हमने लिखा है आरबीसी, और इसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। अब देखते हैं इसका निर्माण। तो आप देख सकते हैं कि निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है और इसके बाद इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। संख्या, तो मेल और फीमेल में इनकी जो संख्या है अर्थात नंबर वेरिएशन करता है। मेल में संख्या है 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब और फीमेल में है 45 लाख। इनका जीवन काल 50 से 120 दिन होता है
जिसे औसत हम 70 दिन मान के चलते हैं। इनका आकार चपटा या उभयोतल होता है और मानव आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अपवाद है ऊंट, और आप यहाँ एक और जोड़ सकते हैं लामा। तो ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब हम देखते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो लाल रंग प्रदान करता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन कुछ इस प्रकार का है कि इसमें एक Fe आयन होता है जिससे 4 ग्लोबिन प्रोटीन जुड़े होते हैं। अब देखते हैं आरबीसी का कार्य। तो आरबीसी का मुख्य कार्य है O2 व CO2 का परिवहन, अर्थात O2 को अंगों और ऊतकों तक, कोशिकाओं तक लेके जाना और CO2 को वहां से लेके आपके लंग्स में छोड़ देना। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा या स्प्लीन को। और जब आरबीसी का विखंडन होता है अर्थात वो टूटती है तो दो तरह के वर्णक बनते हैं। एक बनता है बिलिरुबिन और एक बनता है बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन की पहचान है कि ये येलो है और बिलिवर्डिन की पहचान है ये ग्रीन है। तो इस बिलिरुबिन की मात्रा पीलिया रोग में बढ़ जाती है, इसीलिए पूरी बॉडी और आपके नेल्स, ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स कैसे आपको पीले दिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप देखते हैं WBC। तो आप देख सकते हैं WBC का पूरा नाम है वाइट ब्लड कार्पसल्स, इट मीन्स श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनका आकार अनिश्चित या अमीबा के समान लगातार परिवर्तनशील होता है। मानव में इसकी संख्या 10 से 8000 मिलीमीटर क्यूब तक होती है। कभी कभी ये 10,000 तक भी पाई जाती है। 10,000 से ऊपर बढ़ने पर रुधिर कणिकाओं की WBC की संख्या बढ़ने को आप बढ़ा हुआ मानते हैं, और इससे एलर्जी और अन्य बीमारियां होने के संकेत मिलते हैं। केंद्रक उपस्थित, अर्थात WBC में केंद्रक उपस्थित होगा व कोशिका द्रव में सूक्ष्म कण उपस्थित पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म कणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर WBC को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक भाग है कणिकामय, जिसे आप कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जो कुल WBC का 70% होती हैं, और दूसरा है अकणिकामय, जिसे आप कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जो कि कुल WBC का 30% होती हैं। तो कणिकामय को अर्थात ग्रेन्युलोसाइट्स को आप तीन भागों में बांटते हैं, एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स। ऐसे ही अकणिकामय के फिर से दो भाग हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स को दो भागों में बांटा गया है, टी लिम्फोसाइट्स और पी लिम्फोसाइट्स। तो आप याद रखेंगे जो टी लिम्फोसाइट हैं ये केवल थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर टी है, टी फॉर थाइमस। तो जो लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं उसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट, और जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स थे उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जैसा पहले आपने पढ़ा था अम्लरंजी, जिसे आप एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स कहते हैं। तो अम्ल द्वारा अभिरंजित, अभिरंजित का मतलब होता है कि अगर आप इन पे अम्ल डाल देंगे तो इनका कलर कुछ चेंज हो जाएगा या इन पे कुछ कलर आ जाएगा। तो कलर आने की जो क्रिया है या जो प्रोसेस है उसे ही हम अभिरंजन कहते हैं। तो किसी अम्ल द्वारा इनकी जब क्रिया कराई जाती है तो ये कुछ कलर को शो करते हैं, इसीलिए हम इन्हें अम्लरंजी कहते हैं। इनकी मात्रा होती है 1% और इनका जीवन काल है 10 से 12 दिन। इनका केंद्रक दो पालियों में बटा होता है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं कि अम्लरंजी है, कोशिका द्रव है, कण है, और जो केंद्रक है वो दो पालियों में बटा हुआ है। आगे हम देखते हैं क्षाररंजी, इट मीन्स बेसोफिल्स। तो इनकी संख्या अत्यंत कम होती है तथा क्षार द्वारा ये अभिरंजित हो जाते हैं। इनकी मात्रा भी 1% होती है और केंद्रक तीन पालियों में बटा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रक तीन पालियों में बटा है। इसमें लास्ट है उदासीन रंजी। तो इनका केंद्रक 5 पालियों में बटा होता है और इसकी मात्रा होती है 68%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप देख सकते हैं कि ये है अकणिकामय, जिसके हमने पढ़ा थे दो भाग हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो सबसे पहले देखते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट WBC का 20 से 30% भाग होता है। ये सबसे छोटे होते हैं, इनका केंद्रक बड़ा व गोल होता है और ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट। इसके बाद देखते हैं मोनोसाइट। तो इनका ये
WBC का 4 से 10% भाग होते हैं। इनका आकार सबसे बड़ा होता है। इनका केंद्रक वृक्क के समान होता है तथा ये फेगोसाइटोसिस क्रिया करते हैं। थैंक यू।